नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो कि पुलिस कांस्टेबल, बीडीओ, बीपीडीओ, फॉरेस्ट गार्ड आदि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। 100 नंबर का पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है। बहुत बढ़िया तरीके से बना हुआ है, बिल्कुल आयोग के नए पैटर्न पर बना हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। ये लीजिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। पढ़िए, पहले प्रश्न को देखिए, आपके सामने है। प्रमुख गढ़वाली शब्दावली सुमेलित नहीं है। इनमें से बताना कि कौन सा शब्द जो है सुमेलित नहीं है। पहला है अलखंड, इसके आगे लिखा हुआ शरारत, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा इंद्रोणी, इंद्रोणी का मतलब गढ़वाली में इंद्रधनुष होता है, ये भी बात सही है। और जो ज्योन है, ये भी गढ़वाली में किसको बोलते हैं? चंद्रमा को। और यहाँ पर इसका मतलब अब एक यही होगा कि ये हमारा क्या होगा? गलत होगा। और हमारा डी वाला बिल्कुल सही आंसर होता है, क्योंकि जो खर्क होता है ये एक प्रकार से यूँ कहें कि पशुओं का जो है एक ऋतुकालीन ऋतुकालीन मौसमी प्रवास कह सकते हैं। ऋतुकालीन ऋतुकालीन मौसमी प्रवास ऋतुकालीन मौसमी प्रवास, जिसे हम खर्क के नाम से जानते हैं। ऊंचाई पर स्थित स्थान होता है और पशुओं को जो है एक प्रकार से विशेष ऋतु में जो है यहाँ पर कुछ समय के लिए ले जाया जाता है। तो खर्क का मतलब पशुओं का ऋतुकालीन मौसम प्रवास से है, जबकि ज्योन का मतलब चंद्रमा, इंद्रोणी का मतलब इंद्रधनुष और अलखंड का मतलब क्या है? शरारत। तो इस प्रकार से पहले का डी की तरफ जो भी अभ्यर्थी हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, इनमें से शैलेश मटियानी की रचना इनमें से कौन से नहीं है? एक सड़क 57 गलियां, दूसरा सर्पगंधा, तीसरे है 52 नदियों का संगम और डी है आकाश कितना अनंत है। देखिए, 4 रचनाएं आपके सामने हैं। इनमें से 3 रचनाएं ऐसी हैं जो शैलेश मटियानी की है और एक रचना ऐसी है जो नहीं है इनकी। तो कौन सी नहीं है? देखो, ये भी इनकी है, ये भी इनकी है और ये भी इनकी है। हमारा जो आंसर होगा जो नहीं है वो कौन है? एक सड़क 57 गलियां। तो ए की तरफ जाएंगे हम। जिन्होंने ए टिक किया, ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ये रचना शैलेश मटियानी की ना होकर के ये किसकी है? कमलेश्वर की है। तो कमलेश्वर की रचना है एक सड़क 57 गलियां, बाकी सर्पगंधा, 52 नदियों का संगम, आकाश कितना अनंत है, ये किसकी है? शैलेश मटियानी की है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न ये रहा, बुराइयों से सदैव दूर रहिए। बुराइयों से सदैव दूर बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इस वाक्य में रेखांकित दूर रहिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? यहाँ पर बताने की बुराइयों में कौन सी संज्ञा है। लीजिए, पहला है समूहवाचक संज्ञा, क्या समूहवाचक संज्ञा है? दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा है जातिवाचक संज्ञा और डी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ध्यान नहीं देना है आपको। देखो, आपने टिक कर दिया होगा, क्या टिक करा है वो तो आप जाने, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर बुराई होता तो बुराई एक प्रकार से भाववाचक संज्ञा होती है ना। इसलिए अगर जिन्होंने भाववाचक दिया आप में से, अगर बुराई होता तब तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर बहुवचन में बुराइयों है ना। अगर हम किसी भाववाचक संज्ञा को अगर बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर रहने वाला है वो कौन है? जातिवाचक संज्ञा, न कि भाववाचक संज्ञा। तो सी की तरफ जो भी अभ्यर्थी हैं, आप बिल्कुल सही है। ठीक है जी। जो बुराई है ये भाववाचक है, और बुराई या कोई भी भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन में प्रयोग होने लगती है तो वो जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आगे चलो। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। ये गढ़वाली शब्दार्थ है और इनमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है सही सुमेलित नहीं है। पहला है खलियान। खलियान किसको बोलते हैं गढ़वाली में? खलियान, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, देखो, डोखरा गेली, है ना। डोखरा, डोखरा का मतलब जो है खेत होता है। डोखरे का मतलब क्या होता है? खेत होता है। और चौमासी फसल के लिए खरीफ शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, और गेहूं तो गेहूं है। तो इसमें बताना था कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? ये बी वाला सुमेलित नहीं है। बी जवाब हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे देखिए, अगला 5वां प्रश्न ये रहा,
निम्न हिंदी गढ़वाली शब्दों में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से? देखिए फिर से इसी टाइप का प्रश्न है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? खटमल, खटमल के आगे दिया हुआ है सरसों, खटमल का क्या दिया हुआ है? सरसों दिया हुआ है। ठीक है जी, खटमल का क्या दिया हुआ है? सरसों। और फिर आगे लिखा हुआ है इधर से पिस्सू, पिस्सू के आगे लिखा हुआ उपाणु, है ना। और इधर से जोंक के आगे लिखा ज्वाका और केकड़ा के आगे लिखा हुआ मलू। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सुमेलित नहीं है, नहीं बताना है, तो ये तो सुमेलित है, सरसु या शेरसु करके बोलते हैं हम इसको। और पिस्सु उपाणु यानी ये भी सही है, जोंक ज्वाका सही है, ये हमारा गलत है। क्योंकि यहाँ पर एक मल्यो शब्द आया है। ये मल्यो जो शब्द है ये हम कबूतर के लिए अक्सर यूज करते हैं। यानी मल्यो को गढ़वाली में क्या बोलते हैं? कबूतर, है ना। यानी कबूतर को गढ़वाली में क्या बोलते हैं? मल्यू बोलते हैं। ठीक है जी, तो बाकी सारे ठीक हैं। यहाँ पर हमारा जो है जो डी वाला विकल्प है ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि सुमेलित नहीं बताना है। तो मल्यू कबूतर को बोलते हैं, केकड़ा को नहीं बोलते हैं, और बाकी ये सारे के सारे ठीक है। आगे चलो, छठा प्रश्न। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह कौन सी कहलाती है? वह इनमें से कौन सी है? ठीक है जी, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, उसके लिए 4 शब्द आपके सामने दिए हुए हैं और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा आंसर उचित है। तो देखिए, पहला है खंडिता, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है जी, यहाँ पर खंडिता का मतलब देखो, खंडिता का मतलब होता है कि जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के साथ रह करके आया हो या सो करके आया हो। और दूसरी बात है यहाँ पर प्रेषित पतिका। प्रेषित पतिका का मतलब होता है कि जिसका पति परदेश चला गया हो, जिसका पति परदेश चला गया वो प्रेषित पतिका है। और जैसे यहाँ पर पूछे वह नायिका जो अपने पति के परदेश होने के कारण दुखी है, वह क्या कहलाती है? तो आंसर बनता है विरह विदग्धा। खंडिता का मतलब जिसका पति जो है रात को दूसरी स्त्री के साथ सोकर के आया हो, है ना। प्रोषित पतिका का मतलब जिसका पति परदेश चला गया हो। और वह नायिका, वह स्त्री जिसका पति परदेश में होने के कारण जो दुखी है, वो क्या कहलाएगा? विरह विदग्धा कहलाएगी। ठीक है, तो बी वाला हमारा यहाँ पर आंसर सही होगा। 7वां प्रश्न देखना, निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म जो है सही नहीं है? पर्यायवाची युग्म किस में सही नहीं है? इन 4 विकल्पों में आपको बताना है। तो देखिए इन 4 विकल्पों में, ठीक है जी, देखो यहाँ पर फणी उरक सही है, पुरंदर अमरपति सरोवर पुष्कर, पहला वाला ही हमारा जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि जलधि का मतलब जो है समुद्र है, समुद्र का है। और अम्बुद किसका पर्यायवाची है? बादल का है। तो एक तरफ बादल है, एक तरफ समुद्र है, इसलिए ये पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो हमारा पहला वाला आंसर, एक ही तरफ जो भी अभ्यर्थी हैं आपका आंसर सही है। 8वां देखो, निम्न लोकगीतों को सुमेलित कीजिए। निम्न लोकगीतों को सुमेलित कीजिए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। देखो पहला गीत है आपके पास फूल फ्योली बोल, है ना, फूल फ्योली बोल। ये जो गीत है ये नरेंद्र सिंह जी का है, यानी ए का हमारा जवाब हो जाएगा 2, ए का 2 हो जाएगा। मैं पहाड़ी छो, ये प्रीतम बर्दवान का है, बी का हो जाएगा 1। मामा रोनिया ये हो जाएगा ओम बदानी का, यानी सी का हमारा आंसर हो जाएगा 4। और शुभ दिन बार आयुषी ये मंगलेश डबराल का, यानी डी का हमारा हो जाएगा 3। तो 2 1 4 3 हमें आंसर मिलेगा। 2 1 4 3 हमारा आंसर कहाँ पर है? बी वाले में है। कहाँ पर है? बी वाला। तो 8वां का हमारा आंसर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि बतानी है कि विसर्ग संधि किसमें है? उज्ज्वल में है, हिमालय में है, निरोग में है, या राजेंद्र में है। ठीक है जी, तो इसमें देखो विसर्ग संधि इस प्रकार से होती है, नी धन रोग होता है, और इधर जो है ये बड़ी नी होनी चाहिए, इसमें निरोग ये वाला ज्यादा सही है। निरोग जो शुद्ध बोले गए कि निरोग शुद्ध कौन सा वाला, ये वाला कि ये वाला, तो ये वाला ज्यादा सही होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कंडीशन हमारी ये वाली है, तो डी वाला विकल्प हमारा सही। 10वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? प्रसारण का संकुचन सही है, प्रसारण का संकुचन कौन सा सही नहीं बताना है, यहाँ पे सही नहीं है जो, तो सही नहीं है कौन सा? ये तो सही है जी। ओजस्वी का निस्तेज ये भी सही है।
देहाती का शरीर, ये सही नहीं है, क्योंकि अज्ञ का विलोम होता है विज्ञा। अज्ञ और विज्ञा ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अज्ञ और विज्ञा यहाँ सभी के दिया हुआ है, इसलिए हमारा सी आंसर जो है उचित होगा। आगे बढ़ते हैं 11वां प्रश्न। बंगाली भाषा उत्तरकाशी के निम्नलिखित पट्टियों में बोली जाती है, यानी कौन सी पट्टियां हैं जहां पर बंगाली भाषा का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, उत्तरकाशी की कौन सी पट्टी है, तो इसमें मासमोर पिंगल कोटगाड़, बी है मासमोर सिलगाई कोटगाड़, और अगली है मासमोर मलिया पिंगल, और डी है निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें क्या आपका आंसर रहने वाला है। देखिए, जो मासमोर पट्टी है और पिंगल पट्टी और कोटगाड़ पट्टी पड़ती है उत्तरकाशी के बंगाल क्षेत्र में, वहां पर बोली जाती है बंगाली, विशेष करके इन 2-3 पट्टियों में खास तौर से बोली जाती है। 12वां प्रश्न देखा, चौमासे की गस्यार योने की रसियार, चौमासे की गस्यार योने की रसियार लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो बताइए, 4 विकल्प आपके सामने हैं। हर समय अपने ही काम पर लगे रहना, मौका देखकर अपने अनुकूल काम ढूंढना, मुख्य अपराधी भाग गया और उसका साथी साथी पकड़ा गया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इनमें से बी की तरफ जाएंगे हम, मौका देखकर अनुकूल ढूंढना, क्योंकि चौमासे गस्यार मतलब चौमास एक ऐसे ऋतु है जिसमें घास खूब भरपूर मात्रा में मिलता है, और ऐसे ऋतु में है ना चौमासे गस्यार होने के रसियार, यानी मौका देख करके अपना अनुकूल काम ढूंढना, ये बिल्कुल सही बात है। 13वां प्रश्न देखना, कुमाऊनी शब्द तुषार का अर्थ क्या है, यानी कुमाऊनी में जो है जो तुषार शब्द है, ये जो तुषार शब्द है, ये तुषार शब्द किसको बोलते हैं, त्योहार को, अंधेरा को, पाला को, पेड़ को, तुषार किसको बोलेंगे, पाला को। सी वाला जवाब जो है सही होगा। आगे चलते हैं 14वां प्रश्न, गढ़वाली शब्द में छोड़ू का अर्थ क्या है। छोड़ू नदी, झरना, गदेरा या मिट्टी, लगा लीजिए इनमें से क्या आंसर होना चाहिए। छोड़ू, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा जी, बी झरना। छोड़ू का मतलब छोड़ू, कहीं पर छोड़ू शब्द लिखा होगा, या फिर इसी को जो है कहीं पर हम जो है छिड़ू करके भी लिखते हैं, छिड़ू। तो एक प्रकार से छोड़ू या छिड़ू, छिड़ू किसको बोलेंगे, छिड़ू, छिड़ू किसको बोलेंगे, झरना को बोलेंगे, जहाँ पानी का ऐसा छोड़ू लगा होगा, छिड़ू लगा होगा। ठीक है, आगे देखो 15वां प्रश्न, तरणी के ही सल तल तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल। तो यहाँ पर तरणी शब्द 2 बार आया है। एक तरणी का मतलब जो है सूर्य से है, एक तरणी का मतलब सूर्य से है, और एक तरणी का मतलब जो है नाव से है। तरणी डूबी थी हमारी ताल में, इसलिए यहाँ पर एक शब्द 2 बार आया है, और दोनों ही बार उसके अर्थ अलग अलग है, और जहाँ पर ऐसा होता है वहाँ पर यमक अलंकार होता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है। ठीक है जी, प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है, सूरदास, कुमनदास, मीराबाई, तुलसीदास। तो ये जो पद है ये किसकी है जी, मीराबाई है। और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें कौन सा अलंकार है, तो हम क्या बोलेंगे, रूपक अलंकार। ठीक है जी, राम पर रतन धन का आरोप लगाया हुआ है, इसलिए रूपक अलंकार है, और मीराबाई की ये पंक्तियां हैं। आगे देखो अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न ये रहा, भाषा की लघुतम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई, भाषा की लघुतम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं। सार्थक इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण, वाक्य, शब्द, ध्वनि। तो इनमें लगा लिए क्या आपका आंसर रहने वाला है। भाषा की लघुतम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं, जो सी की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर है ना। अगर होता है कि भाषा की लघुतम इकाई क्या है, तब आंसर हमारा ध्वनि या वर्ण में से आंसर होता, क्योंकि भाषा की लघुतम जो मौखिक इकाई होती है वो ध्वनि होती है, और भाषा की लघुतम जो लिखित इकाई होती है वो वर्ण होती है। क्या होती है, वर्ण होती है। और भाषा की लघुतम सार्थक या स्वतंत्र जो इकाई होती है, लघुतम सार्थक इकाई जो होती है वो क्या कहलाती है, शब्द। और भाषा की लघुतम जो सार्थक इकाई होती है वो क्या कहलाती है, वाक्य कहलाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जरा थोड़ा सा आराम से आंसर देना चाहिए, गलती हो जाती है। निम्न नामों व उपनामों में से कौन सुमिलित नहीं है। गुमानी कवि, गुमानी कवि जो है, गुमानी कवि का जो मूल नाम है वो क्या है, लोक रतन पंथ। ये तो बिल्कुल सही है, सुमिलित नहीं है बताना है। सुमित्रानंद पंत सय या गुसय इसको बोलते हैं, ये भी ठीक है। नैन सिंह रावत को मौलिक पंडित बोलते हैं, और गिरीश तिवारी को गौरदा न कह करके हम किस नाम से जानते हैं, गिरदा, है ना।
तो ग्रीस तिवारी, गी से ग्रीस और गी से गिरदा, और गौ से गौरदा और गौ से गौरीदत्त पांडे आंसर होता है। यहाँ पर ग्रीस तिवारी का उपनाम क्या है? गिरदा, और गौरदा कौन है? गौरीदत्त पांडे। ठीक है, तो ये 18 प्रश्न जो है हमारा आंसर डी हो गया इसका। और 19वां देखो, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा में आए हुए हैं? हिंदी भाषा में जो है अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? संस्कृत से, फारसी से, अंग्रेजी से या उर्दू से? बताइए क्या आपका आंसर इसमें रहने वाला है? संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू। हमारा आंसर होगा ए संस्कृत, क्योंकि हिंदी में सबसे ज़्यादा जो है तद्भव शब्द है। तद्भव शब्दों को हिंदी के रीढ़ भी बोलते हैं, और तद्भव शब्द कौन से हैं? जो संस्कृत से आए हुए हैं। तो संस्कृत के शब्द जो है हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अनुग्रह, सप्ताह, महीना, क्रिया, इन चारों में से लगाइए कौन सा आपका आंसर रहने वाला है। इसमें बताना है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो अशुद्ध वर्तनी देखो, क्रिया ठीक है, महीना ठीक है, सप्ताह ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुग्रह होगा न कि ग्रह होगा। तो हमारा जो आंसर होगा पहला वाला ये सही है। अब देखेंगे ये 21वां प्रश्न उत्तराखंड का रहा। उत्तराखंड का देखिए आप जरा, निम्न कथनों पर विचार करें। और पहला है गोला द्वीप, तराजू द्वीप और कड़ाई द्वीप नामक दिव्य प्रथा गोरखाओं की न्याय प्रथा थी। ये बात सही है जी, का बिल्कुल ठीक है ये बात। और दूसरी बात इसमें दे रखी है, दूसरी बात क्या दे रखी है? ये बात तो ठीक है जी, ठीक है जी। दूसरी बात दे रखा है कि मौला राम ने गोरखा सरदार रण बहादुर सिंह को दानवीर कर्ण की उपाधि थी, दानवीर कर्ण की संज्ञा दी थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, या एक और दो दोनों गलत हैं? लगाइए क्या जवाब आपका रहने वाला है। ठीक है जी, आप में से बहुत लोग यही सोच रहे होंगे कि एक और दो इसका दोनों आंसर है, लेकिन ये जवाब बिल्कुल गलत है। ये जवाब एक और दो दोनों सही है, ये बात गलत है। ठीक है जी, ये वाली पहली बात तो सही है, लेकिन दूसरी जो बात है कि मौला राम ने गोरखा सरदार रण बहादुर सिंह को दानवीर कर्ण की उपाधि थी, तो मौला राम ने दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी, लेकिन वो रण बहादुर को नहीं दी थी, बल्कि रणजोर थापा को दी थी। रणजोर थापा को जो है मौला राम ने दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी, न कि रण बहादुर सिंह को दी थी। तो इसलिए कई बार जिन्होंने जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ा होगा उनका ये क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि उन्होंने सी जवाब दिया, जबकि हमारा आंसर होगा ए वाला, केवल एक सही है, केवल एक सही है। ठीक है जी, आगे बढ़ो जरा। 22वां प्रश्न, हरिद्वार में नमामि गंगे घाट पर 8वां गंगा उत्सव कब मनाया गया? 4 नवंबर को, 5 नवंबर को, 6 नवंबर को, 7 नवंबर को? कब मनाया गया जी? हमारा आंसर होगा 4 नवंबर को। भाई 4 नवंबर 2025 को, 2024 को, अभी तो हमारा जून चल रहा है। ठीक है जी, 4 नवंबर 2024 को जो है नमामि गंगे घाट, यानी हरिद्वार में जो चंडी घाट है ना, चंडी घाट के पास में नमामि गंगे घाट पर जो है 8वां गंगा उत्सव मनाया गया। और कब मनाया गया? 4 नवंबर 2024 को। 4 नवंबर को जो है गंगा उत्सव इसलिए भी मनाया जाता है, इसकी एक खास डेट भी है, क्योंकि 4 नवंबर 2008 को, 4 नवंबर 2008 को क्या हुआ था? गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो कई बार आए, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? हमारा 4 नवंबर 2008 को, और उसी की याद में यहाँ पर गंगा उत्सव के रूप में आज हम मनाते हैं। और प्रत्येक साल 4 नवंबर को जो गंगा उत्सव मनाया जाता है, और 2024 में भी ये गंगा उत्सव हरिद्वार में मनाया गया। और कब मनाया गया? 4 नवंबर को। तो इस प्रकार से 22वां का हमारा जो सही आंसर है वो पहला वाला आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न बढ़ते हैं आगे। ये रहा 23वां प्रश्न, टॉस नदी के लिए प्रश्न है। टॉस नदी के लिए प्रश्न है कि टॉस निम्न में से किसकी सहायक नदी है? भाई धौली गंगा की है, पिंडारी की है, यमुना की है, मंदाकिनी की है? तो आंसर क्या होगा हमारा? बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा जवाब है, हमारा आंसर होगा यमुना। ठीक है जी, यमुना, और इधर से टॉस आती है, और एक प्रकार से जो है हमारा आंसर बोला हुआ कि टॉस किसकी एक सहायक नदी है? तो यमुना की है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, 24वां है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन का चुनाव करना है। पहली बात है नंदी कुंड, ये चमोली में है,
और यहाँ पर शिव भगवान को पांडवों ने, यानी शिव भगवान ने पांडवों को यहाँ पर अपने दर्शन दिए हैं। दूसरी बात है नारद कुंड। नारद कुंड भी चमोली में है और शंकराचार्य ने इसी में भगवान विष्णु की मूर्ति खोजी थी। तो भगवान विष्णु की जो खंडित प्रतिमा आदि गुरु शंकराचार्य ने खोजी थी या निकाली थी, वो इसी नारद कुंड से निकाली। तो ये बात भी सही है। सूर्य या तप्त कुंड उत्तरकाशी में है, ये बात सही है, और उत्तराखंड का सबसे गर्म कुंडों में है, ये भी सही है। और गौरी कुंड रुद्रप्रयाग में है और गर्म कुंड स्नान योग्य है। तो इसलिए यहाँ पर जो ये बातें हैं, चारों की चारों बातें ये सभी सही हैं, इसलिए हम डी की तरफ जाएंगे। जिन्होंने डी वाला विकल्प पिक करा है ये सही आंसर रहने वाला है। आगे देखो 25वां प्रश्न। हाल ही में उत्तराखंड की किस व्यक्ति को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है जिन्होंने रामायण पर 10,000 प्रश्नोत्तरी तैयार की है? कविता जोशी, देवेंद्र चमोली, रश्मि रावत और नीलम पांडे। तो इसमें क्या आपका आंसर रहने वाला है? बहुत ही चर्चित प्रश्न है, ठीक है जी, लगाइए आंसर, क्या आंसर रहने वाला है। यहाँ पर जो है रामायण से जुड़ा हुआ प्रश्न है। किस व्यक्ति ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला जिन्होंने रामायण पर, है ना, रामायण जो है वाल्मीकि की है, रामायण वाल्मीकि की है और राम कथा का आधार है। राम कथा पर आधारित पहला जो महाकाव्य है वो कौन है? रामायण है। और इसमें इन्होंने 10,000 प्रश्नोत्तरी तैयार करी है इसमें। और ये व्यक्ति कौन है? देवेंद्र चमोली हैं, जो कि थत्यूड़ टिहरी के रहने वाले हैं। थत्यूड़ टिहरी के रहने वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने जो है एक 10,000 प्रश्नोत्तरी तैयार करी है, रामायण से जुड़े हुए हैं। तो बी वाला आंसर हमारा ठीक रहने का। आगे देखो 26वां। राज्यपाल द्वारा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए कितने % क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई? ये मंजूरी जो है ये अगस्त में दी गई, 18 अगस्त 2024 को जो है राज्यपाल गुरमीत सिंह ने जो है इसको मंजूरी दी थी। और कितने % आरक्षण? 10%। लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि जो आंदोलनकारी हैं, राज्य आंदोलनकारी, उनके जो आश्रित हैं, है ना, उनको जो है 10% आरक्षण सेवाओं में मिले। और 18 अगस्त 2024 को धामी सरकार के द्वारा जो है इसको मंजूरी दे दी गई। गुरमीत सिंह जो राज्यपाल है उन्होंने 18 अगस्त को जो है इस पर अपनी सहमति दे दी थी। आगे बढ़ते हैं 27वां प्रश्न। आ हिस्टोरी ऑफ हिंदुइज्म का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये 4 विकल्प आपके सामने है, जवाब दीजिए। सतीश चंद्र मिश्रा, अरविंद शर्मा, रामचंद्र गुहा और जीडी बख्शी। तो कौन सा है ये इसका इस पुस्तक का राइटर? हमारा आंसर होगा जीडी बख्शी। जीडी बख्शी की पुस्तक है, बड़ी खास है, भविष्य में आ सकती है आने वाले एग्जामों में। आ हिस्टोरी ऑफ हिंदुइज्म। आगे बढ़ेंगे। 28वां प्रश्न ये रहा। उत्तराखंड में तिलु रौतेली पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है जी, किस क्षेत्र में दिया जाता है? यहाँ पर पहला है लोक संगीत, दूसरा है लोक नृत्य, अगला है उल्लेखनीय कार्य और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उल्लेखनीय कार्य में कई सारे कार्य आ जाते हैं, समाज से जुड़े हुए समाज हित से जुड़े हुए कई सारे कार्य हैं। तो इनमें से हमारा आंसर क्या रहने वाला है? उल्लेखनीय कार्य। ठीक है जी। तिलु रौतेली पुरस्कार जो है, तिलु रौतेली गढ़वाल की झांसी की रानी किसको बोलते हैं? तिलु रौतेली, उसके सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है। और याद रखना आपने कि 2000 जो है जब कई बार प्रश्न आएगा कि जैसे 2024 के लिए प्रश्न पेपर में आ जाता है कि 2024 में तिलु रौतेली पुरस्कार से किसे नवाजा गया था। ठीक है जी, ऐसे प्रश्न पेपरों में देखने के लिए मिले हैं। तो पहली बात है कि तिलु रौतेली पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया जाता है। और अगली बात यह है कि 2024 में जो ये तिलु रौतेली पुरस्कार दिया गया था, इसमें जो है 13 महिलाओं को दिया गया था। 13 महिलाएं इसमें शामिल थी। 13 महिलाओं और उसके अलावा 13 महिलाओं के साथ 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थे। 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है ये पुरस्कार दिया गया था। तो 13 महिलाओं 2024 ये याद रखना आपने। और उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है तिलु रौतेली पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? अनिल जोशी ने, चंडी प्रसाद भट्ट ने, सुंदरलाल बोगड़ा ने और राजेंद्र सिंह ने। तो हमारा आंसर आएगा सी वाला,
सुंदरलाल बोगना। टिहरी बांध से जुड़ा हुआ है, नाम है, पर्यावरण का गांधी इन्हें बोलते हैं। और इन्होंने भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में जो है गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल यात्रा निकाली थी, साइकिल रैली निकाली थी। सुंदरलाल बोगना के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई थी। आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी? तो पट्टी नामक जो प्रशासनिक इकाई स्थापित की गई थी, तिरुमल चंद, दिलीप चंद, उद्योग चंद, बाज बहादुर चंद। हमारा आंसर आएगा डी, बाज बहादुर चंद। ठीक है जी। पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई जो कुमाऊं में शुरू करी थी, वो किसने करी थी? बाज बहादुर चंद ने। कुमाऊं के शक्तिशाली राजाओं में से एक है। अगला प्रश्न है, गोवासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 में किस राजा की दान का उल्लेख करता है? ठीक है जी। इन्होंने चंपावत में जो है एक तलाणी करके कोई क्षेत्र है जहां पर इन्होंने दान देने का जिक्र इसमें मिलता है। तो इसका जो संबंध है गोवासा ताम्रपत्र में, चंपावत के कुछ क्षेत्र को इन्होंने जो है दान दिया था और उसका उल्लेख जो है गोवासा ताम्रपत्र में मिलता है। और गोवासा ताम्रपत्र का संबंध किससे है? हमारा आंसर होगा सी, ज्ञानचंद से। आगे बढ़ते हैं। 32वां, उत्तराखंड सरकार की वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? कितनी धनराशि दी जाती है? 5,000, 2,000, 3,000, 1,500। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 3,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। और कई बार प्रश्न बनेगा कि जो योजना है, ये कब शुरू हुई? 2 अगस्त को शुरू हुई थी। विधिवत रूप से इसकी जो शुरुआत हुई वो 2 अगस्त 2021 को हुई। ठीक है जी। 2 अगस्त 2021 से इसकी विधिवत शुरुआत हो गई थी। और कोविड के दौरान, कोविड का दौर था, जो कोविड के दौरान जिनके अभिभावक मारे गए है ना, अभिभावक की मृत्यु हो गई थी, उनके लिए जो है उनके भरण पोषण के लिए, उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए वात्सल्य योजना चलाई गई थी। 2 अगस्त 2021 इसकी विधिवत शुरुआत हुई और 3,000 रुपये की धनराशि इसमें जो है देने का प्रावधान है। 33वां प्रश्न देख रहे हैं, मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्ष 1907 में गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना की थी? देहरादून में, मेरठ में, दिल्ली में या लखनऊ में? ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। लगा लीजिए आपका कौन सा आंसर आपका रहने वाला है। तो डी की तरफ जो भी है, लखनऊ, ये हमारा आंसर होगा। और याद रखना कि 1908 में कोटद्वार में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है जी। कोटद्वार पौड़ी में 1908 में इसका पहला जो है अधिवेशन हुआ था, जबकि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में। ठीक है जी, 1907 में। आगे बढ़ते हैं। गुलदस्त तवारीख ये कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इनमें पंडित मुकुंदलाल, दूसरे प्रताप शाह, तीसरा मियाँ प्रेम सिंह और चौथा है श्याम शाह। लगाइए इन चारों में से क्या आपका आंसर रहने वाला है। जो लोग सी की तरफ हैं, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। मियाँ प्रेम सिंह के द्वारा लिखी गई है गुलदस्त तवारीख ये कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक है। और ये किसके दरबार में निवास करते हैं? प्रताप शाह के दरबार में। तो काफी मस्त पुस्तक है, भविष्य में आ सकती है, पेपर में आ भी रखी है एक बार की। उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 4 विकल्प हैं, ये भी पेपर में आया हुआ है 1915 में। ठीक है जी। देखिए 4 विकल्प आपके सामने हैं, 1915, 1919, 1916, 1921। जो सी की तरफ है, ये 1916 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। 1916 में जो है जब यूपी में था उत्तराखंड, तो उसी दौरान शुरू हुआ था। उत्तराखंड राज्य लोक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? पहला दे रखा है यहाँ पर लोटा नृत्य। पहला दे रखा है लोटा नृत्य। और लोटा नृत्य क्या है? सिर पर लोटों की श्रृंखला बनाकर उसमें आग जलाकर नृत्य किया जाता है, सही बात है। बगनौल नृत्य कुमाऊं क्षेत्र का यह नृत्य मेलों में आयोजित किया जाता है, ये भी बात सही है। और बैर नृत्य कुमाऊं क्षेत्र का यह नृत्य गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में होता है, ये भी सही है। तो एक ही बात गलत है हमारी सरौ नृत्य, क्योंकि प्रेम ये एक प्रकार से तलवार और एक प्रकार से ढोल के साथ किया जाता है। तो ये सी वाला, डी वाला हमारा आंसर होगा। जो डी की तरफ है ये हमारा जवाब होगा। डी जिन्होंने करा है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखो अगला, इसमें 37वां प्रश्न ये रहा, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना किससे संबंधित है? पर्यटन से, चिकित्सा से
और प्राथमिक शिक्षा से या प्रति प्रवास से। तो यहाँ पर आंसर क्या रहने वाला है आपका? तो हमारा आंसर होगा ये पर्यटन से है। और याद रखना 1 जून 2002 से 1 जून 2002 से ये योजना हमारी शुरू हुई थी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना। ठीक है जी, 1 जून 2002 से शुरू हुई थी और किससे संबंधित है? पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए योजना चलाई गई थी। 38वां देखिए, गढ़वाल क्षेत्र की किस स्थान पर वर्ष 1841 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी? हवालबाग में, लोहाबा में, गडोली में, इनमें से कोई नहीं। गडोली या फिर इसको कंडोलिया लिखा होगा कहीं पर, कंडोली लिखा होगा या कहीं कंडोलिया लिखा होगा। ठीक है जी, तो हमारा आंसर यही रहने वाला है। 1847 में कैप्टन हडलस्टन का नाम आता है, इन्होंने 1847 में गडोली कंडोलिया में जो है चाय की फैक्ट्री लगाई थी। आगे बढ़ते हैं। 39वां, उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? श्रीनगर में, पौड़ी में, तुंगनाथ में, हल्द्वानी में। हमारा आंसर क्या रहने वाला है इसमें? ए वाला, जिन्होंने एक टिक किया, आपका जवाब बिल्कुल सही है, श्रीनगर इसका सही आंसर होगा, श्रीनगर पौड़ी में। आगे देखो 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कपनी ग्लेशियर बागेश्वर, ये सही बात है। कपनी ग्लेशियर कहाँ है? बागेश्वर में, सही बात है। हमें क्या बताना है? गलत बताना है, तो ये तो सही बात है। फिर रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़, सही बात है। खतनी ग्लेशियर टिहरी में, तो एक ही बात गलत है। नामिक कहाँ है? पिथौरागढ़ में पड़ता है, तो सी वाला जवाब हमारा जो है सही है। आगे बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न, 41वां प्रश्न है, मई 1938 में श्रीनगर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया? ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। श्रीदेव सुमन ने, जवाहरलाल नेहरू ने, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने, या फिर इन सभी ने। किसने भाग लिया भाई? तो इन सभी ने भाग लिया जी। ठीक है जी, मई उत्तराखंड की पहली जो प्रत्यक्ष मांग की गई थी वो यहीं पर की गई थी, मई 1938 में श्रीनगर में, और वहाँ पर इन सब ने जो है वहाँ पर भाग लिया था। आगे देखो 42वां, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? देश का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है जी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, उत्तराखंड। तो यहाँ पर इन चारों विकल्प में से आपको याद रखना है कि अधिनियम 2005 के तहत जो है उत्तराखंड सरकार ने 2006 में जो है आपदा मंत्रालय गठित किया था। तो इन चारों विकल्पों में से यहाँ पर हमारा डी वाला विकल्प ही रहेगा। ठीक है जी, केरल में भी इसके बाद बना गया था। केरल और उत्तराखंड शुरू के राज्य हैं जहाँ पर आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित किया गया था। तो इन चारों में से हमारा आंसर जो है डी वाला उचित है। आगे देखो 43वां प्रश्न, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया था। सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया था, एक परमिट है ये, जिसे जो है सिंगल विंडो सिस्टम पथिक नाम दिया गया। ये कब है ना, 2015 में शुरू किया गया था ये। और कहाँ के लिए शुरू किया गया था, कहाँ से इसका संबंध है? राजेंद्र नेशनल पार्क देहरादून द्वारा, कार्बेट नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क। लगाइए इनमें से जो सी वाला है ये सही है, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी 2015 में जो है ये शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला प्रश्न 44वां, उत्तराखंड का प्रमुख उत्सव रामायण के संदर्भ में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? 4 कथन दिए हुए हैं। प्रत्येक वर्ष वैशाख महीने में चमोली जिले में इसका आयोजन होता है, सही बात है जी, चमोली जिले में इसका आयोजन होता है। बी है, इस उत्सव में विभिन्न प्रकार के कलात्मक मुखौटे लगाकर रामायण के प्रमुख दृश्यों या रामायण के प्रमुख दृश्यों का नृत्य शैली में प्रस्तुतिकरण किया जाता है, ये बात भी सही है। अक्टूबर 2003 में यूनेस्को द्वारा इस उत्सव को विश्व की अमूर्त संस्कृति, ये बात भी सही है, ये सारी बातें सही निकल रही हैं। डी है, इस उत्सव की यह विशिष्टता है कि इसमें हनुमान जी को राम के भाई के रूप में, तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी, हमें बताना है क्या सही नहीं है। तो डी वाली बात सही नहीं है, बाकी सारी की सारी बात ये सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो 45वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में प्रचलित वह पर्व त्योहार जिसमें जौ के पत्तों की पूजा की जाती है उसे मंदिर में चढ़ाया जाता है तथा दूर रहने वाले परिजनों को लिफाफे में डाक के द्वारा भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है डाक में? भाई होली, पंचमी, फूलदेई, दीपावली। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है? बी वाला पंचमी।
ठीक है जी। इस पंचमी को जो है जो घर से दूर रहने वाले जो अपने खास परिवार के लोग हैं या खास रिश्तेदार है, वो लिफाफों में जो है पंचमी भेजी जाती है। आगे बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, केदारनाथ ग्लेशियर के पूर्व में सतोपंथ ग्लेशियर है। केदारनाथ पूर्व के सतोपंथ ग्लेशियर है। और दूसरा है, केदारनाथ ग्लेशियर गंगोत्री तथा सतोपंथ के दक्षिण में स्थित है। तो केदारनाथ ग्लेशियर के लिए बोला गया कि ये सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ पड़ता है जी? चमोली में। ठीक है जी। और दूसरी बात, केदारनाथ ग्लेशियर के लिए बोला, केदारनाथ ग्लेशियर के पूर्व में है। तो अगर हम उत्तराखंड के मानचित्र में जाते हैं तो उत्तराखंड का जो मानचित्र है लगभग कुछ इस प्रकार से हम देखते हैं। लगभग कुछ इस प्रकार से उत्तराखंड का हुलिया, ये लगभग हमने दिखा दिया, ये लगभग कुछ इस प्रकार से उत्तराखंड का हुलिया है। ठीक है जी। इधर से हमारा ये उत्तरकाशी आ गया, इधर से हमारा ये चमोली आ गया। ठीक है, ये चमोली वाला इलाका आ गया इधर से, और इधर से हमारा ये क्या आ गया, पिथौरागढ़ वाला। और यह हमारा क्या पड़ गया, ये रुद्रप्रयाग। ठीक है जी। ये उत्तरकाशी है, ये चमोली है, और ये हमारा क्या पड़ गया, रुद्रप्रयाग। तो केदारनाथ ग्लेशियर के पूर्व में सतोपंथ ग्लेशियर है। तो सतोपंथ ग्लेशियर इधर है चमोली में, ये सतोपंथ ग्लेशियर होगा, सतोपंथ ग्लेशियर है। और दूसरे सतोपंथ, केदारनाथ ग्लेशियर के पूर्व में सतोपंथ, तो केदारनाथ ग्लेशियर इधर के आसपास है, इधर के आसपास है। यहाँ के लगभग कुछ इस टाइप से उत्तर पूर्व की तरफ है, पूर्व की तरफ है, थोड़ा उत्तर की तरफ है, लेकिन उत्तर पूर्व है या कह सकते हैं। ठीक है। केदारनाथ ग्लेशियर गंगोत्री तथा सतोपंथ ग्लेशियर के दक्षिण में है। केदारनाथ ग्लेशियर गंगोत्री। अब गंगोत्री कहाँ है, यहाँ पर, ये गंगोत्री मान लो, ये गंगोत्री है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, ये केदारनाथ ग्लेशियर गंगोत्री था, तो केदारनाथ यहाँ पर है, तो इसके नीचे की तरफ है ये। तो इसलिए जो है केदारनाथ ग्लेशियर गंगोत्री सतोपंथ ग्लेशियर के दक्षिण में स्थित है। ये बात भी सही है। तो 1 और 2 हमारी ये बात सही निकल जाएगी, क्योंकि इन दोनों के नीचे नीचे वाले क्षेत्र में है। आगे देखो अगला 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सी मेला का आयोजन उत्तराखंड के चंपावत जिले में नहीं होता है? कौन सा मेला चंपावत में नहीं होता है? यानी 3 मेले जो है कहाँ होते हैं, चंपावत में। तो भाई लड़ी दुरी का मेला ये चंपावत में लगता है, पूर्णागिरी का मेला चंपावत में लगता है, आषाढ़ी कौथिग जिसे बगवाल मेला बोलते हैं चंपावत में लगता है। सोमनाथ का जो मेला है ये कहाँ लगता है, अल्मोड़ा में लगता है। सोमनाथ का मेला कहाँ लगता है, अल्मोड़ा में। इसलिए हमारा पहला जवाब बिल्कुल सही होगा, ये अल्मोड़ा में लगता है, चंपावत में नहीं लगता है। 48वां प्रश्न देखना, निम्नलिखित में से नाक में पहनने वाला वह आभूषण जिसे केवल कुंवारी कन्या ही पहनती है। नाक में पहना जाता है और कुंवारी कन्या के द्वारा पहना जाता है, वो कौन सा आभूषण है? फुल्ली, पौटा, फूली और इमरती। ठीक है। इनमें से देखो आप, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको कंफ्यूजन होगा या तो ए में और या तो बी में कंफ्यूजन होगा। तो याद रखना, जो ये फूली है इसी को लौंग के नाम से जानते हैं, और लौंग जो है कुंवारी लड़की ही अपने नाक में डालती है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर सी रहने वाला है। ठीक है जी। हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, सी। फुली और फूली में कंफ्यूजन होना है, कंफ्यूजन रहता है। तो फुली वो वाला है जिसमें नग चढ़ा रहता है, जो औरतें पहनती हैं, शादीशुदा महिलाएं पहनती है, और फूली का मतलब लौंग से है। तो हमारा सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखो 49वां, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गीत नहीं है? कौन सा लोक नृत्य गीत नहीं है? तांदी, थड़िया, चौफुला और खुदेड़। तो लोक नृत्य गीत भाई इनमें से खुदेड़ नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं। आगे देखो 50वां, उत्तराखंड राज्य में गाया जाने वाला वह लोकगीत जो वंश प्रशस्ति को वर्णित करता है, अर्थात जिसका विषय वीरों की वंश गाथा से है। तो इनमें से कौन सा गीत है जी? वो कुलाचार, लामण, जागर और भगनौल। तो हमारा आंसर बनेगा कुलाचार गीत। ये वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। थोड़ा मैं फटाफट चल रहा हूँ, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी यात्रा धार्मिक उत्सव प्रत्येक 12वें वर्ष मनाया जाता है? तो भाई कर्णाली उत्सव, किरजी महोत्सव भूटिया जनजाति है, घड़ियाल उत्सव टिहरी में है, नंदा राज जात यात्रा चमोली में है। यानी सारे के सारे ये जो हैं सभी उत्सव, ये सभी जो उत्सव है ये 12 साल में मनाए जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 52वां, राजी जनजाति से संबंधित असंगत विकल्प को चुनिए। पहला विकल्प है इसमें, इनकी मुख्य भाषा मुंडा भाषा है,
जी सही बात है। प्रमुख देवता, प्रमुख देवता बागनाथ, सैम, चुरमुल, मल्लिकार्जुन, बात सही है। तलाक हेतु ये लोग खैरवा प्रथा कहते हैं, ये बात भी सही है। और इनका समाज मातृसात्मक न होकर के इनका समाज कैसा है जी, पितृसात्मक है। ठीक है जी, तो इसलिए ये बात सही नहीं है। डी वाला विकल्प जिन्होंने किया है ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि थारू जनजाति ही एकमात्र 5 जनजातियों में से है जो मातृसात्मक समाज रखती है, बाकी सारे के सारे पितृसात्मक समाज हैं। तो ये डी वाला विकल्प असंगत है। जिन्होंने डी किया आपका जवाब सही है। और आगे बढ़ेंगे, 53वां प्रश्न सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए भाई। बैरिस्टर विशाल कीर्ति, विशाल कीर्ति पत्र के संपादक कौन है? पुरुषार्थ की कौन है? क्षत्रिय वीर की कौन है? तरुण कुमाऊं की कौन है? मैच करिए। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है, लगाइए फटाफट करके। देखिए जो विशाल कीर्ति है, इसका जो सही आंसर है ए का, चौथे की तरफ जाएंगे, सदानंद कुकरेती, सदानंद कुकरेती। और जो पुरुषार्थ है बी वाला, इस बी का रहने वाला है हमारे पास गिरजादत्त, सी वाला गिरजादत्त। और जो क्षत्रिय वीर है ये हमारा प्रताप सिंह नेगी, और बैरिस्टर मुकुंदलाल का है तरुण कुमार। ठीक है जी, तो यानी ए का हमारे पास, ए का 4, बी का 3, क्षत्रिय वीर यानी सी का 2 और डी का 1। 4 3 2 1, 4 3 4 3 2 1, ये वाला हमारा सही आंसर रहने वाला है। ठीक है जी, ये सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 54वां, हाल ही में 12 साल बाद उत्तराखंड के किस स्थान पर पुष्कर कुंभ मेला प्रारंभ हुआ? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, हरिद्वार। लगाइए इन चार, है ना, इन 4 विकल्प में से कहाँ हुआ? 54 देखना है आपको। 54वां प्रश्न जी, जो सी की तरफ है ये सही है। केशव प्रयाग नाम की जगह है चमोली में, यहाँ पर 12 साल बाद उत्तराखंड में पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन हुआ मई के महीने में। मई 15, लगभग 15-16 मई से 25-26 मई तक 2025, 15-16 मई से 25-26 मई तक चमोली में जो है केशव प्रयाग में 12 साल बाद जो है पुष्कर कुंभ मेला प्रारंभ हुआ था। आगे देखो अगला 55वां, निम्नलिखित मेलों में से कौन सा एक 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया? जागरा, जिया रानी, सीतावनी और सोमनाथ। तो इसमें आंसर बनेगा हमारा कौन सा वाला? पहला वाला जागरा। मासु देवता का जो मंगल स्नान है वो क्या कहलाता है? जागरा कहलाता है ना। इस त्योहार में जो है मासु देवता टोंस नदी में जो है स्नान करवाया जाता है और एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है। और इसको जो है 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार ने जो है राजकीय मेले के रूप में भी घोषित कर दिया है। 56वां देखना, हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, पढ़िए। भगवती प्रसाद नेताणी, सस्यराम कंजुवाल, बी है स्वर्गीय घनश्याम रतुड़ी सैलानी और दीक्षा बिष्ट, डी है डॉक्टर राजेंद्र डोभाल और दूसरा है राजीव नयन बोगड़ा, सी है समीर रतुड़ी और डॉक्टर अरविंद दरमोड़ा। इन चारों में से कौन सा आपको आंसर ठीक लगता है? करिए, टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, जो बी वाला विकल्प है स्वर्गीय घनश्याम रतुड़ी सैलानी और इनके साथ हैं दीक्षा बिष्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 इन्हें दिया गया, घनश्याम और रतुड़ी सैलानी को दिया गया। ठीक है जी, इससे पहले 2024 में जो है मंगसिरी देवी को मिला था और कुंवर प्रसून को मिला था। ठीक है जी, और जो ये हिमालय प्रहरी सम्मान है ये सुंदरलाल बोगड़ा की स्मृति में दिया जाता है ये। ठीक है जी, गढ़ गीता संग्राम या जिसे हम गणिका नाटक बोलते हैं, गणिका नाटक, ये किसकी रचना है? मौलाराम की, मतीराम की, देशराज की या श्याम परमार की? तो हमारा आंसर है यहाँ पर ए वाला मौलाराम। गढ़ गीता संग्राम या गणिका नाटक, गणिका नाटक के लेखक कौन है? मौलाराम है जी, बड़े फेमस हैं गढ़ गीता संग्राम, गणिका नाटक। किसने अपने अंतिम दिनों में देवप्रयाग मंदिर में शरण ली थी? बहुत परेशान हो गए थे ये और अंतिम समय में जो है देवप्रयाग मंदिर में चले गए थे, वहीं पर उन्होंने जो है अपना अंतिम समय व्यतीत किया। वहीं पर उन्होंने अपने आप को जो है एक प्रकार से अपने आप कहते हैं कि इन्होंने जो है
मतलब एक प्रकार से अपना जीवन त्याग दिया था। किसने? बी वाला जयकर शाह। टिहरी के राजशाही में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। 59वां, उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की कितनी प्रतिशत आबादी गांव में निवास करती है? ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। 69.77, 69.87% और 69.79% और 69%। तो देखिए 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प आपको उचित लग रहा है? जो ए की तरफ है ये जवाब बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 6977% आबादी उत्तराखंड की ऐसी है जो गांव में निवास करती है, और गांव में निवास करने वाले जो भी हैं वो प्राथमिक क्षेत्र से किसी न किसी से संबद्ध हैं। ये उत्तराखंड का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? देखो, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य 1972 में स्थापित हुआ था। ये चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, ये अस्कोट पिथौरागढ़ में है, लेकिन 1982 नहीं बल्कि ये क्या है 1986 में है। सोनाद्वीप वन्यजीव विहार 1987 ठीक है, पौड़ी में है। और विंसर वन्यजीव विहार 1988 ठीक है, और कहाँ है? अल्मोड़ा में। विंसर कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। ये सोन नदी कहाँ पड़ता है? पौड़ी में पड़ता है। और ये चमोली प्लस रुद्रप्रयाग, चमोली प्लस रुद्रप्रयाग में है। और अस्कोट कहाँ है? ये पिथौरागढ़ में है। तो यहाँ पर हमारे पास सन दिए हुए थे, यहाँ पर 82 ना होकर के क्या होना चाहिए था? 86 होना चाहिए था। इसलिए सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? बी वाला सुमेलित है। तो इस प्रकार से आपने देख लिए हिंदी और उत्तराखंड के 60 प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं। 20 हिंदी के हो गए हैं और 40 उत्तराखंड के हो गए हैं। और अब इसके बाद आप आगे जीएस और रीजनिंग के देखेंगे। चलिए, धन्यवाद। चलो दोस्तों, अब देखते हैं। इससे पहले आपने हिंदी और उत्तराखंड का हिस्सा देख लिया। अब हम रीजनिंग और जीएस वाला पार्ट देखेंगे, जो आज का सैटरडे का पेपर था। पहला क्वेश्चन है, तुर्कान चहलगामी का उल्लेख किसने सबसे पहले किया? क्वेश्चन एक है, ऑप्शन है तबकात ए नासरी, दूसरा है फुतह उस सलातिनी, किताबुर रेहाल और खजानुल उल फुतहू। ये आपके पास क्या है जी? 3 आपके पास ऑप्शन है। तो इसमें से आप ध्यान रखेंगे कि जो सही आंसर होगा आपके पास है वह बी वाला आंसर हो जाएगा आपके पास है फुतहू अस सलातिन। इसके जो राइटर आपके पास ख्वाजा इशामी आपके पास है। नाम क्या है उनका? ख्वाजा इसामी, ख्वाजा इसामी। क्या नाम है? ख्वाजा इसामी, ख्वाजा इसामी आपके पास है, ख्वाजा इसामी। तो ख्वाजा इसामी ये राइटर हैं जिन्होंने आपके पास मोहम्मद गजनवी से लेकर कर इल्तुतमिश के तक का पूरा काव्यतम क्या लिखा हुआ है? इतिहास लिखा हुआ है। काव्य रूप में क्या लिखा हुआ है? इतिहास लिखा हुआ आपके पास है। तो ख्वाजा इमामी इसके क्या है? राइटर है। तुर्कान चहलगामी आपके पास 40 तुर्की अमीरों का एक ग्रुप हुआ करता था जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। और आप जानते हैं कि तुर्कानी चहलगामी को बाद में बलबन के द्वारा क्या किया गया था? समाप्त किया गया था, क्योंकि बलबन भी उसका एक क्या था? मेंबर था। स्टार्टिंग में उससे पता था कि कहाँ कहाँ कमजोरियां हैं और कौन कौन आपके पास इसमें हस्तक्षेप करता है। इसलिए अंततः किसने? बलबन ने इसे क्या करवा दिया था? समाप्त करवा दिया था। ठीक है। फुतहा अस सलातिन जो पुस्तिका है ख्वाजा इमामी की है, जो गजनबी से लेकर और किसके? जो इल्तुतमिश है उस तक का इतिहास दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मीर बख्शी का क्या पद था? मुगल सेना का प्रमुख सेना अध्यक्ष, शाही टकसाल का प्रभारी, खजाने का प्रभार मंत्री, प्रमुख वेतनधारी। तो अब ध्यान रखना, जो आपके पास मीर बख्शी था वो मीर बख्शी सेना को कहा जाता था। सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? हमेशा मीर बख्शी कहा जाता था। तो जो मुगल सेना का प्रमुख सेनाध्यक्ष होता था उसे क्या नाम दिया जाता है? आपके पास है मीर बख्शी नाम दिया गया है। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार अकबर द्वारा नहीं किया गया? विधवा विवाह को वैधता प्रदान करना, ये तो बिल्कुल किया गया आपके पास। ठीक। दूसरा, विवाह का पंजीकरण करना, ये भी बात उन्होंने की थी। सती प्रथा पूर्ण प्रतिबंध ये नहीं लगा पाई आपके पास। और खतना करने की आयु सीमा 12 वर्ष करना, ये करवा दिया था, ये करवा दिया था, ये करवा दिया था, लेकिन सती प्रथा पूर्ण रूप से क्या नहीं लगा पाए थे? वो प्रतिबंध नहीं लगा पाए थे। ठीक। अगला क्वेश्चन,
कोई विधेयक कानून का स्वरूप लेता है जब दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, तो ऐसा ये अधूरा स्टेटमेंट है। फिर लिखा हुआ है दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, तब जाकर वो क्या बनेगा, अधिनियम बनेगा, अन्यथा वह पारित नहीं होगा, और पारित नहीं होगा तो अधिनियम बनेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी सिस्टम में सूचना की सूक्ष्मता या सूक्ष्मतम इकाई होती है बिट, बाइट, वर्ड या किलोबाइट। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है इसकी, बिट होती है। तो बिट के सहयोग से आपके पास वो क्या करता है, अपना कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विशाखापत्तनम जहाज निर्माण के लिए फेमस है। भद्रावती जो आपके पास कहाँ है, लोहा और इस्पात के लिए, ये भी ठीक है। पिंजौर जो मशीन औजार के लिए फेमस है। ये टिटलागढ़ है जो आपके पास वेस्ट बंगाल में होना चाहिए, ये ठीक मैच नहीं हो पा रहा है आपके पास, तो आंसर होगा बी वाला। अगला, इनमें से कौन सा सामाजिक संजाल नहीं है। सामाजिक संजाल का मतलब आप समझ पाए, सामाजिक संजाल का मतलब है जो समाज में लोगों को इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट करने का क्या करता है, प्रयास करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपके पास सामाजिक संजाल कहते हैं। ऑर्कुट बिल्कुल है, ये जोड़ता है। फेसबुक आपका इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर का भी इस्तेमाल करते हैं, पर हम आपके पास कंप्यूटर का नाम है, तो ये आपके पास क्या नहीं है, संजाले नहीं है। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। भारत का महान्यायवादी को, पहला ही ऑप्शन ठीक है। चुनाव आयुक्त को है नहीं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, न्यायाधीश को भी है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या है, महान्यायवादी, एजी अटॉर्नी जनरल जिसे आप कहेंगे, उनको यह अधिकार क्या है, प्राप्त है। अगला, बंदी प्रत्यक्षीकरण किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण आप जाओगे तो आपके पास जो आर्टिकल क्या है 22 है, उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में ठीक तरीके से आपको क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी। ठीक, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में होता है कि निवारक नजरबंदी में गिरफ्तार व शत्रु देशीय जो व्यक्ति होता है उससे क्या नहीं लगता है, कभी भी आपके पास बंदी प्रत्यक्षीकरण का नियम नहीं लगता है। जो आपके पास 3 अधिकार है ना, आर्टिकल 22 में दे रखे हैं आपके पास है कि किस तरीके से आपके पास बंदी प्रत्यक्षीकरण को प्रस्तुत किया जाएगा, वो अपने मनपसंद का वकील रखेगा, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, तो वह आपके पास किस पर नहीं लगेगा, निवारक नजरबंदी अधिनियम। जैसे कई नाम सुना होगा आपने, पोटा सुना होगा, टाटा सुना होगा, मीसो सुना होगा, ये सारे के सारे आतंकवाद को रोकने के लिए था या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाए गए विधेयक थे। अगर वो किसी पर लग जाता है तो उस पर बंदी प्रत्यक्षीकरण का नियम है तुरंत लागू नहीं होगा। ठीक, अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। कौन सा वाद था, गोकुलनाथवाद 1967, सज्जन सिंहवाद 1965, आपके पास सांकरी प्रसादवाद 1951, केशवानंद भारती 1973। अगर आपको पता है तो आप जल्दी से कमेंट्स करके बता सकते हैं कि वह कौन सा वाद था। आपको ध्यान होना चाहिए, केशवानंद भारती भारत का अभी तक का सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा क्या था आपके पास से, ये आपके पास क्या था, जो जजों की क्या बनती है आपके पास, कमेटी बनती है, वो सबसे बड़ी क्या थी, आज तक न्यायाधीश वाद था, जिसमें लगभग आपके पास 13 क्या थे, मेंबर हुआ करते थे। इसी में आपके पास क्या दिया गया, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया और कहा गया कि जो संविधान है वो किसका हिस्सा है, वो आपके पास सॉरी जो प्रस्तावना वह संविधान का हिस्सा है और संसद उसमें क्या ला सकती है, संशोधन भी ला सकती है। ठीक, अगला, सुमेलित कीजिए आपके पास सूची ए को सूची बी से। कुछ वर्ड्स यहाँ दे रखे हैं जो आपको मैच करने थे कि कौन कौन से मैच कब कब हुए। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, अगर आपको एक आध भी इनके ठीक तरीके से आंसर याद हैं तो आसानी से मिल जाता है आपके पास। जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन था ये 1925 में हुआ आपके पास से, ठीक, और जो आपके पास से क्या है जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है ये 1964 में बनी हुई है। अगर आपको 2 आंसर भी मिले तो आपके आंसर हो जाए। ए का पहला, तो ए का पहला यही है, उसके अलावा और कहीं नहीं है आपके पास। और दूसरा क्या है, तीसरा आपके पास है बहुजन समाजवादी पार्टी जो आपके पास से मिली 1984 में मिली, और तृणमूल कांग्रेस जो है 1998 में आपके पास बनी थी। तो अगर आपको अगर एक भी या 2 भी ठीक तरीके से आंसर बताए हैं तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। वैसे आपको इसको सीधा ध्यान रखना है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1964 में हुई थी, जिसे मार्क्सवादी कहते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
की स्थापना 1925 में हो रखी है। बहुजन समाज पार्टी 1994-84 में बनी हुई है। तृणमूल कांग्रेस जिसे AITC कहते हैं आपके पास है 1998 में बनी है, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली। अगला सूची को सूची बी से सम्मिलित कीजिए कि कौन कौन से सुमेलित हैं। अनुच्छेद 324 इसमें आपके पास मिलेगा निर्वाचन आयोग का उल्लेख, किसमें मिलेगा जी, एक का क्या है, चौथा निर्वाचन आयोग का उल्लेख। अनुच्छेद 315 में आपके पास मिलेगा लोक सेवा आयोग का उल्लेख यानी कि तीसरा। अनुच्छेद 280 में मिलेगा वित्त आयोग का उल्लेख और अनुच्छेद 388 में मिलेगा आपके पास से क्या जी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का उल्लेख। तो पहले का चौथा तो एक ही ऑप्शन था, पहले का अनुच्छेद 324 में क्या निर्वाचन आयोग, एक ही ऑप्शन से आपने इसके सारे आंसर मैच कर दिया आपके पास। पहले का क्या है जी, चौथा आपके पास है। ठीक, अगला भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? शिल्पी किसे कहा जाता है? आचार्य नरेंद्र देव, GVK राव, BR मेहता, ML सिंघवी। तो BR मेहता को भारतीय आपके पास पंचायती राज का क्या माना जाता है जी, शिल्पी माना जाता है, निर्माता माना जाता है, जिन्होंने ठीक तरीके से पंचायती राज को बनाने और उसके निर्माण के क्या दिया था, योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन, 2025 में ICC महिला वनडे विश्व कप कब होगा? बहुत महत्वपूर्ण है, सितंबर मास में होने वाला, सितंबर से लेकर के 2 नवंबर 2025 तक होने वाला है। और इसका आयोजन कौन है, मेजबान देश भारत, और कौन है जी, भारत प्लस श्रीलंका है। अगला, जून 2025 में ईरान से नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने अभियान का नाम क्या है? मतलब कौन सा, एक तरीके से कर सकते हैं मिशन चलाया है। ऑपरेशन गंगा नहीं, ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन शक्ति। तो ऑपरेशन सिंधु है आपके पास, जो हाल ही में चलाया जा रहा है, किसको कोरिलेट करने के लिए आपके पास है, भारतीय नागरिकों वहां से इजराइल का युद्ध उसके साथ छिड़ा हुआ है, भयानक युद्ध की स्थिति बनी हुई है। नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? लेग्यून झील तो समुद्री तटों पर बनती है, उसे ही कयाल या प्याल कहा जाता है। घाटी झील घाटों में बनती है आपके पास। गोखुर झील, जैसे ये नदी है ऐसी बह रही तो ऐसे बहेगी तो इधर से आपके पास क्या हो जाएगा, गोखुर झील का निर्माण हो जाएगा आपके पास। अगला क्वेश्चन, यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर पृथक करता? तो सीधी सी बात है, ऐसा आकार का सागर है कौन, अटलांटिक महासागर। यह आपके पास किसे, आपके पास से यूरोप को अमेरिका से क्या करता है, डिफेक्ट मतलब विभक्त करता है आपके पास है, अलग करता है। ठीक, अगला है, सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है? गया, बिहार है, गया में आपके पास। श्रीनगर जो कश्मीर वाला है, गढ़वाल में भी। चेन्नई या हरिद्वार? तो आंसर होगा तमिलनाडु के चेन्नई शहर में आपके पास कौन है, सेंट जॉर्ज किला निर्मित किया गया है। अगला है, मौर्य शासन काल के नगर प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से किसने विस्तृत विवरण दिया है? कौटिल्य, मेगास्थनीज, आपके पास डायनोसिस या स्ट्रेबो। तो जो आपके पास कौन थे, मेगास्थनीज थे, वो ठीक तरीके से आपके पास जानकारी देते हैं किसके बारे में, मौर्य काल के प्रशासन के संबंध में। अगला, कथकली किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है? आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का तो कुचिपुड़ी आपके पास। केरल, कर्नाटक का आपके पास क्या, भरतनाट्यम है। तो आंसर हो जाएगा आपके पास क्या, बी वाला केरल। केरल का क्या है जी आपके पास, कथकली। और कथक का है उत्तर भारत में कहा है, यूपी वाला शहर ज्यादा प्रसिद्ध है। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? बिहार, राजस्थान, पंजाब या उत्तर प्रदेश? सीधी सी बात है, पंजाब को सबसे ज्यादा आपके पास क्या होता है, गेहूं चावल का उत्पादन, इसलिए इसे या श्रेणी में रखा है, इस संज्ञा को या इस संज्ञा से नवाजा गया है। वर्ष 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के आपके पास दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी आपके पास? ठीक है, बीना दास ने, प्रीति लता वाडेकर ने, सुनिधि राय ने, अंबिका चक्रवर्ती ने। तो बीना दास हुआ करती थी आपके पास, जिन्होंने आपके पास क्या चलाई थी जी, गोली चलाई थी। अगला, तेजड़े मंदड़िया किससे संबंधित है? तेजड़िया का मतलब है स्टॉक का ऊपर जाना, शेयर मार्केट का बढ़ना, और मंदड़े का मतलब है शेयर मार्केट का नीचे आना। तेजड़े मंदड़िया से उसको दर्शाया जाता है, तो स्टॉक बाजार से वो क्या है, संबंधित है। अगला, यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? जिंदा बेस्ता,
द एनालेक्टस त्रिपिटक, यहाँ पे होना चाहिए था आपके पास है, यहाँ पे न्यू एंड ओल्ड टेस्टामेंट भी कहते हैं उसको, टोड़ा भी कहते हैं उसको, हिब्रू की बाइबल भी कहते हैं उसको। तो हिब्रू की बाइबल हो सकती है, वो टोरा नाम उसको दिया गया है, और न्यू एंड ओल्ड टेस्टामेंट जो बाइबल का ही क्या माना जाता है, हिस्सा माना जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे न्यू एंड ओल्ड टेस्टामेंट, टोरा नाम भी दिया गया है, और हिब्रू की बाइबल के नाम से भी उसे क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। ठीक, अगला, भारत में राज्य सरकार का लेखा परीक्षक है एक, जो लेखा परीक्षा वो कौन सा, किस सब्जेक्ट का विषय, राज्य विषय समवर्ती, तो सीधी सी बात है कौन सा है जी, केंद्रीय सूची का विषय है। अगला, भारत में प्राक्कलन समिति की अवधि कितनी होती है, कितने वर्ष की होती है। ध्यान रखना जितनी भी समिति होती है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति आपके पास है, इन सब का जो इन सब का कार्यकाल होता है 1 वर्ष के लिए होता है। 1 वर्ष से दोबारा से इनका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। प्राक्कलन समिति किसका प्राक्कलन करती है, आपके पास है भारतीय बजट का, जो केंद्र सरकार का बजट बनाया होता है उसका ही वो आंकलन करती है। खिदमती क्या है, युद्ध से प्राप्त धन, क्रय विक्रय पर लगने वाला कर, हिंदुओं से प्राप्त गृह कर, अपराजित हिंदू शासकों से लिया जाने वाला कर। तो खिदमती आपके पास पराजित हिंदू शासकों से लिया जाने वाला क्या था, आपके पास से कर था। अगला, अगला है, किसने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है। आरपी त्रिपाठी ने, के ए निजामी ने, मोहम्मद अजीज अहमद ने, रोमिला थापर ने। तो आंसर होगा के ए निजामी, जो नामक व्यक्ति हुआ करते थे, इनको ही वास्तविक रूप से इल्तुतमिश को ही किसका, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया, मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया। अगला, चैतन्य जो प्रभु थे आपके पास से ने भक्ति आंदोलन में कौन सी विशिष्टता को जोड़ा, प्रार्थना, मूर्ति पूजा, कीर्तन या भजन। तो इनकी देन है कीर्तन, आपके पास है कीर्तन करना, यह चैतन्य प्रभु ने भक्ति में दिया था। अगला, SIPRI वर्ष पुस्तिका 2025 के अनुसार किन 2 देशों के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार है। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रूस, अमेरिका, चीन, भारत, इजराइल और उत्तरी कोरिया। तो सीधी सी बात है, ये वाली कंट्री है आपके पास दो, रूस और अमेरिका के पास। अब रीजनिंग का हिस्सा, लड़कों की एक पंक्ति में राजन दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। तो ये दाया प्लेस मान लो आपके पास से क्या है जी, दाईं ओर से 10वां स्थान है। तो दाईं ओर से ऐसा, ये राइट हैंड साइड मान लो, और इसका नंबर क्या है, 10वां स्थान पर है। लड़कों की एक पंक्ति में राजन दाईं ओर से 10वें स्थान पर है, और सूरज बाईं ओर से 10वें स्थान, और सूरज किस ओर से जी, बाईं ओर से क्या है, 10वें पर आपके पास है। तो दाईं ओर से कौन है, राजन, ठीक, और सूरज, ठीक। जब राजन और सूरज परस्पर स्थान बदल देते तो सूरज का बाईं ओर से 27वां हो जाता है। तो सूरज यहां चला गया, जब सूरज यहां पे चला गया, अब सूरज यहां गया, ठीक। अब सूरज का इस बाईं हिस्से से कौन सा नंबर आ गया, यहाँ पे आपके पास 27वां। आगे बताएं कि सूरज का, बताएं कि राजन का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। तो सीधी सी बात है, अब राजन कहाँ चला गया, तो अब यहाँ पे समझो जरा बात को, ठीक है। अब राजन जो सूरज है, राजन यहाँ चला गया, इसको समझना है अनिवार्य रूप से। पहले ये देख लेते हैं कि इसमें टोटली कितने लोग हैं। तो टोटल हम देखेंगे 27 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है जी, 37। 37 में से 1 हटा दो तो आपके पास बचे यहाँ 36, ठीक। और 36 में से आप देख पा रहे हैं कि 36 में से बाईं ओर से किसका स्थान, जो आपके पास कौन है, राजन, उसका कौन सा स्थान है, 10वां। तो इसको घटाओ, कितना बच गया, 26। तो इसका मतलब है 26 किसके दाईं ओर बैठे। और अगर हम दाईं ओर से 1 नंबर और काउंट करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा जी, आपके पास से 27वां हो जाएगा। तो आंसर होने वाला है तीसरा, 27वां स्थान। अगला, यदि ए का अर्थ माइनस बी का अर्थ, यहाँ पे भाग होना चाहिए था इसको, और सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ गुणा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिवाइडेड होना चाहिए।
तो क्या कह रहा है कि 15 गुणागे बी का अर्थ है भागा 3, सी का जो अर्थ है, सी का अर्थ है प्लस 24, ए का अर्थ है -12 और डी का अर्थ है गुणा 2। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्या वैल्यू होने वाली है, तो 5 आया आपके पास है, 5 + 24 और 12 दूना कितना 24, 24 से 24 कैंसिल, कितना बचा 5, आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक, अगला, एक परीक्षा में 58 छात्र अंग्रेजी में, 37 गणित में तथा 99% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। देखो इसका चार्ट ऐसा बना है आप लोग, मैथ्स में 58%, ठीक, और 37% गणित में, और दोनों में कितने हो गए आपके 19%। ये तो किसका है, फेल का चार्ट है। हम ऐसा चार्ट पास का बना लेते हैं, किसका बना लेते हैं, पास का। ये वाला पास वाला चार्ट है। ठीक, अगर 58% आपके पास अंग्रेजी में पास हुए हैं, अंग्रेजी वाला है ये आपके पास, किसमें मैथ्स वाला है, ये बोथ है आपके पास, दोनों वाला है। ठीक है, अगर 58% अंग्रेजी में पास हुए तो सीधी सी बात है कि 52% इसमें फेल हुए, तो 52% में क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। ठीक, अगर 37% वो गणित में फेल हुए हैं तो सीधी सी बात है कि 63% आपके पास से क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। और यदि 19% दोनों में फेल हो रखे तो सीधी सी बात है 81% दोनों में क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। ऐसा हम एक ग्राफ बनाएंगे। हम जानते हैं कि 100% से ज्यादा कुछ होता नहीं है। इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 3 कितना हो गया 5, और 6 और 5 कितना हो गया 11, में से घटा देंगे 81। तो 3 में से 5 में से 1 गए तो कितना होने वाला है जी 4, और 11 में से 8 गए तो कितना होने वाला है 3, कितना परसेंट 34%। कितना है जी 34, ये ठीक हो रहा है। 7 3 10, 6 3 और 1 10, ठीक। और ये 52 नहीं होना चाहिए था, ये 42 होना चाहिए था, 42 सॉरी 42। 8 2 10, 5 4 9 और 1 10, ठीक। अब जोड़ो जरा इसको, 3 और 2 5, 6 और 4 10, ठीक। अब 10 में से 8 गए तो 2, 24%। तो आंसर क्या होगा बी वाला। 45 आदमी एक 12 घंटे में पर दिन काम करके किसी काम को 30 दिन में करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है क्या, M1 H1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 H2 D2 अपॉन W2। तो 45 आदमी 12 घंटे 30 दिन बटे में 60 आदमी 10 दिन। काटो इसको, 30 दूना 60, 2 से काटो, 6 दूना 12, 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 नम्मा 45, 2 तिया 6, 9 तिया 27। तो कितने दिन में 27 दिन। अगला, किसी टोकरी में रखे गए फूल प्रत्येक मिनट में 2 गुने हो जाते हैं। टोकरी बनने में 30 मिनट लगे, टोकरी पूर्ण रूप से भर जाती है तो बताएं कि टोकरी का 1/4 कितने में। सीधी सी बात है, 100% मतलब पूरा भर गया है, इसका आधा कितना होगा 50%। ठीक है, 100% भरने में कितना लगा 30, और 2 गुना का मतलब है कि आधा थी पूरी भर गई 1 मिनट में, तो इसका मतलब 50% भरने में कितना टाइम लगा 29%। हम जानते हैं 50% का आधा कितना होता है 25%, इसका मतलब इसको भरने में भी 1 मिनट लगा होगा, तो कितना आ गया 28 मिनट। और 25% किसी भी चीज का 1/4 होता है, तो हम कहेंगे 1/4 टोकरी को भरने में कितना टाइम लगेगा, आपके पास है 28 मिनट। अगला, 0 0 3 7 8 क्वेश्चन मार्क, कैसे सीरीज बन रही होगी। तो ये हो रहा है आपके पास 1 का स्क्वायर -1, 1 का क्यूब -1, 2 का स्क्वायर -1, 2 का क्यूब -1, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1 और 3 का क्यूब -1, ये भी आ जाएगा 0, ये 0,
ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 26। तो आंसर क्या होने वाला? 26। अगला ये लिख रहा है कि a डैश b डैश। अब ऐसे क्वेश्चन को पहले ये देखते हैं कि इसमें हैं कितने आपके पास टोटल मिला के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर ये 16 लेटर हैं तो इनको 4-4 के ग्रुप में बांटो। कितने के बांटो जी? 2 और 2 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। ठीक, तो क्या होने वाला है आपके पास ये? तो 4 ये 4 आपके पास ये, तो क्या हो जाएगा जी मेरे हिसाब से? तो ऐसा बनेगा। तो लास्ट में आपके पास से यहाँ क्या आ रहा है? BBA। 2 और 2 4। तो क्या बनना चाहिए आपके पास ये? अगर ये बनेगा तो AB के हिसाब से बनेगा। ये क्या? AB देखो यहाँ A से पहले B, A के बाद B, तो यहाँ A के बाद B, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? B। यहाँ पे क्या आना चाहिए? A। AB 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 BA AB BA AB BA AB BA। तो क्या होने वाला है इसका आंसर आपके पास से? सी वाला कॉलम। अगला ये कह रहा है कि 4 स्टार 5 बराबर आपके पास 16 25, 3 स्टार 8 बराबर 964, 2 स्टार तो हो कुछ भी नहीं रखा है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 5 का 25, 3 का 9, 8 का 64, 2 का 4, 6 का 36, 1 का स्क्वायर 1 और 9 का कितना? 81। तो आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला अगला कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी भी और डब्ल्यू केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार में बैठे हुए हैं आपके पास। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 और एक है 6 लोग हैं। ऐसे बना लीजिए इसको हमेशा। ठीक, जो आर है पी के दाएं और दूसरा बैठा हुआ है, और जब केंद्र की ओर मुंह रहता है तो सबका दायां एक और होगा, जिसे हम एंटी क्लॉक कह सकते हैं, और सबका बायां एक और होगा, जिसे हम क्लॉकवाइज कह सकते हैं। तो जो आर है पी के दाएं और दूसरा है पी के दाएं, पी कहीं पे भी बैठा लो आपके पी, तो पी का दायां इधर होगा या इधर होगा, तो आप ध्यान रखेंगे इसका दायां इधर होने, पी के दाएं दूसरा, तो एक और दो कौन बैठा हुआ है? आर बैठा हुआ है। जो भी के तुरंत दाएं है, जो का मतलब सेकंड पर्सन को डिनोट कर रहा है, तो सेकंड पर्सन इसमें कौन है? पी। तो जो भी के तुरंत दाएं बैठा, भी के तुरंत कहां बैठा है? दाएं बैठा, तो जो भी यहाँ पे बैठेगा तो भी का दायां इधर होने वाला है। ठीक, एस भी के बाएं दूसरा है, जो एस है भी के बाएं तो दूसरा, तो एक और दो कौन बैठा हुआ है? एस बैठा हुआ है। क्यू डब्ल्यू के दाएं और दूसरा है, जो क्यू है डब्ल्यू के दाएं और क्या है जी? दूसरा है। तो क्यू जो आपके पास है डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, तो क्यू डब्ल्यू के दाएं दूसरा है। दो ये हो गए, तो ये 4 5 और 1 6। तो भी या एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, भी और एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये गड़बड़ी क्यों हुआ इसमें ऐसा? पी क्यू आर एस टी भी 2 2 4 2 6 कितने हैं ये? 2 2 4 2 6 और 1 7। हाँ, तभी तो मैं कहूँ ये गड़बड़ी क्यों आई आपके पास है, एक ये होने वाला था इधर, इसीलिए गड़बड़ हो गया। ठीक है ना, एक और होना चाहिए। डब्ल्यू जो क्यू है डब्ल्यू के दाएं और दूसरा बैठा है, जो क्यू है डब्ल्यू के दाएं और दूसरा बैठा हुआ है, और कह रहा है जो भी या एस का पड़ोसी नहीं। तो डब्ल्यू भी और एस का पड़ोसी नहीं, मतलब यहाँ और यहाँ पे डब्ल्यू नहीं बैठ सकते, तो डब्ल्यू यहीं बैठेगा, तो डब्ल्यू का दाएं दूसरी और कौन है? क्यू है। ठीक, अब एस के तुरंत बाएं कौन बैठा है? एस के तुरंत बाएं, तो इसका एस का बाएं ये है, तो आंसर आएगा क्यू वाला। कौन सा आएगा? क्यू वाला। ठीक है, अगला एक सिनेमा में सदैव होता है क्या? हीरो या विलेन, एक रंगकर्मी या कहानी। तो देखो वो तभी आपके पास सिनेमा कहलाएगी जब उसमें क्या होगी? स्टोरी होगी, कहानी होगी, वरना वो सिनेमा नहीं बन पाएगा आपके पास। उसे सामान्य तौर पर सिनेमा के नाम से नहीं संबोधित करेंगे। तो अनिवार्य रूप से उसमें होना क्या चाहिए? हमेशा कहानी होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।